ठीक है, अपने बाइंडिंग एनर्जी वाले वीडियो का पार्ट 2 है भाई। बाइंडिंग एनर्जी पार्ट 1 में आपने ये सब पढ़ लिया था। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था कि अगर मास को पूरी तरीके से एनर्जी में बदला जाए तो E इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर, जहाँ सी क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास किस में होगा, केजी में। ठीक, जब कोई भी न्यूक्लियस बनता है तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, दोनों को मिलकर न्यूक्लियस बनता है। अपन थियोरेटिकली ये देखें कि जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो इसमें जो थोड़ा सा मास का डिफरेंस है इसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। जो मास गायब हो जाता है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। वो न्यूक्लियस को साथ में रखता है और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी अपन कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट, यही मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में तो डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, यानी आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन यूज करते हैं। अब देख, मास अगर केजी में रहेगा तो सी का वैल्यू पुट कराएंगे 3 × 10⁸ लेकिन अगर मास आपको दिया रहा यूनिफाइड मास या फिर एएमयू में तो सी स्क्वायर का वैल्यू रखोगे क्या, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी सी बचपन की बात की, एएमयू क्या होता था, तो एएमयू या फिर 1 यू यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट होता था 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। क्यों होता था, कार्बन 12 में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 12 और एक न्यूक्लियॉन का मास लिख लेते हैं एम न्यूक्लियॉन। में 12 और 12 को डिवाइड कर दोगे तो एक न्यूक्लियॉन के मास को ही क्या बोल सकते हो, 1 यू, और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये रही पिछले वीडियो की बात, इसमें अपन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब बात इसी के आगे बढ़ाएंगे। ठीक, हम लोग क्या निकालना सीख चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट करना सीखा है, E इक्वल टू क्या, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ा और सिग्निफिकेंट टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि अकाउंटेबल रहेगा, अकाउंटेबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म क्या यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम लोग डिनोट करेंगे EBN से और इसका वैल्यू क्या होगा, E/A। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि तुम अगर एक लड्डू बांध रहे हो, ठीक, न्यूक्लियस की बात किए थे कि न्यूक्लियस एक लड्डू के जैसा है, लड्डू बांध रहे हो तो लड्डू में ढेर सारे बूंदी डाली है तुमने, बूंदी को चिपकाने के लिए क्या डाला है, कुछ गोंद। इस गोंद को तुमने क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल नंबर ऑफ बूंदी यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की तुलना में जितनी ज्यादा होगी उतना तुम्हारा स्टेबल क्या बनेगा, न्यूक्लियस। मतलब जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतना ज्यादा क्या, स्टेबिलिटी। सही बात है, मान लो तुम्हारे पास बूंदी थोड़ी सी है, गोंद बहुत ज्यादा है, तो जो रेशियो रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। तो जो तुम्हारा लड्डू बनेगा वो सॉलिड बनेगा। लेकिन मान लो तुम्हारे गोंद की मात्रा कम है और बूंदी की मात्रा ज्यादा है तो लड्डू बिखर जाएगा, यानी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसको मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, EBN। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक, इसकी यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा किसी भी न्यूक्लियस का। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसका एक रफ ग्राफ मैं आपको बना के दे रहा हूं, वो ग्राफ आपके जनरली काम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा रफ ग्राफ रहेगा। इस साइड रहेगा अपने पास EBN और इस साइड रहेगा मास नंबर। क्या रहेगा, मास नंबर। इसमें अपन शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन 2 से, हाइड्रोजन 3 इसके थोड़ा ऊपर होता है, उसके बाद एक पीक आउट करेगा कहाँ पे, हीलियम पे। हीलियम के बाद अपन नीचे आ जाते हैं
किस पे, लिथियम के लिए। उसके बाद अपन फिर ऊपर चले जाते हैं किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन पे फिर पीक मिलता है कार्बन 12। कार्बन 12 के बाद अपन फिर नीचे आते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ठीक, नाइट्रोजन के बाद अपन फिर ऊपर जाते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 16। ठीक, ये 3 याद रखना। इस ग्राफ में 3 पीक्स है। 3 क्या है, पीक्स। पीक्स कहाँ कहाँ पे है, हीलियम 4 पे एक पीक है, कार्बन 12 पे एक पीक है, और ऑक्सीजन 16 पे एक पीक है। ठीक, यहाँ पे पीक मिलते हैं। और ये जो नीचे के एलिमेंट्स है ये क्या है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होती है। हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 2 यानी ड्यूटीरियम के लिए, ड्यूटीरियम के लिए लगभग एनर्जी होती है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक, इधर अपन ऊपर जाते जाते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन पे अननेचुरली हाई वैल्यूज होती है। इसके बाद ग्रेजुअली ये ग्राफ कहाँ बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। ये ग्राफ पीक आउट करता है कहाँ पे, आयरन 56 के लिए। और उसके बाद ग्रेजुअली फिर क्या करता है, डिक्लाइन करता है। ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है कब तक, जब तक यूरेनियम 235 ना आ जाए। ठीक, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियाई विथ मास नंबर रेंजिंग 50 to 80, ये क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टेबल। क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। इसमें भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और आयरन के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सारे न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, आयरन का। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीजेस while increasing मास नंबर। अब जैसे जैसे मास नंबर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होते जाएगा। और यूरेनियम 235 के लिए ये वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये याद रखना कि अगर अपन छोटे एलिमेंट्स हैं तो अपन ऊपर जाना चाहते हैं ताकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक, हाइड्रोजन किसके तरफ एम कर रहा है, आयरन की तरफ। यूरेनियम भी किसके तरफ एम कर रहा है, आयरन की तरफ। दोनों का एम करने का तरीका अलग रहेगा। अगर आप नीचे के एलिमेंट्स हो तो आप इधर किधर आना चाहोगे, बड़े होकर इधर आना चाहोगे तो आपको मेथड मिलेगा फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि कहाँ होता है, सन या फिर स्टार्स में। सन या स्टार्स में जो छोटे एलिमेंट्स है, छोटे न्यूक्लियस हैं, वो जुड़ जुड़ के किसके तरफ आते हैं, आयरन की तरफ। ठीक, और यूरेनियम जैसे जो बड़े एलिमेंट्स है, बड़े न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स है, वो टूट के किसके तरफ आना चाहेंगे, आयरन की तरफ। ये किसका माध्यम लेंगे, न्यूक्लियर फिजन का। ठीक, एक क्वेश्चन में ये समझाया हुआ है तो वो क्वेश्चन लिंक रहेगी, ठीक है, वीडियो में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि मेजर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सबसे ज्यादा किसके लिए, आयरन के लिए। पीक्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन के लिए। और इधर ऑक्सीजन के बाद ग्रेजुअली आयरन तक वैल्यू इंक्रीज होती है। उसके बाद आयरन के बाद ग्रेजुअली वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। कब तक, यूरेनियम 235 के लिए। यूरेनियम 235 के लिए वैल्यू कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप छोटे एलिमेंट हो तो आयरन की तरफ आने के लिए फ्यूजन करोगे, और अगर बड़े एलिमेंट हो तो आयरन की तरफ जाने के लिए फिजन करोगे, मतलब कि टूटोगे। ठीक, ये यहाँ क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, उसको देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
का फॉर्मूला आपने पढ़ा E/A, ठीक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे और मास डिफेक्ट से मिला के वो अपन अब देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है भाई, अपना पढ़ते हैं आराम से। न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 220, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है 220, ठीक। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 220, विथ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब EBN का जो वैल्यू है वो कितना है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इट स्प्लिट्स इनटू टू फ्रेगमेंट, ये न्यूक्लियस टूट जाता है दो टुकड़ों में, ठीक। ए टूटता है किसमें, दो टुकड़ों में, बी और सी, विथ मास नंबर 105, बी का जो मास नंबर है, मास नंबर ऑफ बी कितना है 105, और मास नंबर ऑफ सी कितना है 115। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन नहीं लिखा है इसमें ना, पर न्यूक्लियन फॉर बी एंड सी इज 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अच्छा इधर लिखा था, ठीक। तो बी और सी के लिए जो EBN का वैल्यू है वो कितना है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को बताना है कि एक फिजन के लिए यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। अपने क्या पता करना है, एनर्जी रिलीज इन द फिजन। यहाँ ए का जो मास नंबर है ए वो कितना लिखा हमने 220। EBN ए के लिए क्या लिखा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो ये अपनी बात को ट्रू भी कर रहा है। देखो जब ये ए के फॉर्म में था तो EBN का वैल्यू था 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जब ये बी और सी में टूट गया तो EBN की वैल्यू बढ़ गई, कितना हो गया 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, हाई, स्टेबिलिटी इज हाइयर, ठीक। अब इसमें अप्लाई करने जाएंगे तो EBN की डेफिनेशन लगाएंगे। EBN का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो यहाँ E बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया EBN इंटू ए, ठीक। EBN का वैल्यू कितना था 5.6 इंटू मास नंबर ए के लिए कितना था 220, तो 56 इंटू 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 इंटू 22 ये हो गया 112 211 2322। यहाँ पे E का वैल्यू क्या आया 23 सॉरी 2232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं RHS के लिए सॉल्व करेंगे। RHS में दोनों का EBN सेम है, मास नंबर ऐड कर देते हैं। EBN इक्वल टू E/A, ये दो बार लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ इसको E इनिशियल लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं E फाइनल नंबर 1, और EBN इक्वल टू E फाइनल नंबर 2/A, एक बार B के लिए और एक बार C के लिए। दोनों के लिए वैल्यू सेम है, फिर भी 6.4 इक्वल टू EF1 बाय मास नंबर कितना 105, और यहाँ EBN का वैल्यू 6.4 इक्वल टू EF2 डिवाइडेड बाय 115। ये इधर गया, ये इधर गया। यहां से अपने को दो वैल्यूज मिली EF1 और EF2। EF1 का वैल्यू मिला 105 इंटू 6.4, और EF2 फाइनल एनर्जी 2 का वैल्यू मिला 115 इंटू 6.4। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमको फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। 6.4 को कॉमन कर लेते हैं तो 6.4 115 प्लस 105, तो यहाँ वैल्यू क्या मिली 6.4 इंटू 220, तो ये क्या हो गया 64 इंटू 22। इसको मल्टीप्लाई करो, 64 इंटू 22, 4 2 8 2 12,
1408, यहाँ वैल्यू कितना आया 1 आए यहाँ कैसे फिर गड़बड़ हुआ यार, 1 मिनट ना, ये 1 है 1232, यहाँ पे कितना आया 1408। ठीक, फाइनल एनर्जी अपने पास इतनी आई, जबकि इनिशियल एनर्जी क्या थी 1232। जो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस रहेगा डेल्टा ई क्या आएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वही एनर्जी रिलीज होगी। तो 1408 माइनस 1232, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 68, 68 और 8 76, 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन एरर हो गया था, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना था। ठीक है, 1232 था, 2232 नहीं था, 1232। ठीक, 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, क्या किए, यहाँ पे ई निकाले इनिशियल, यहाँ पे टोटल ई निकाले फाइनल, जो भी एनर्जी का डिफरेंस आया वही क्या है, एनर्जी रिलीज। ठीक, इस रिएक्शन में अगला एक क्वेश्चन और है इसी फॉर्मेट में, इसको और कर लेते हैं। कंसिडर अ न्यूक्लियर फिजन, नियॉन 20 breaks into 2 helium 4 plus carbon 12, given that binding energy per nucleon, सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, यानी कि EBN का वैल्यू दिया है 8.03, EBN का यहाँ वैल्यू क्या दिया है 7.07, और कार्बन के लिए क्या वैल्यू दिया है EBN इक्वल टू 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब में यूनिट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को जो रिलीज्ड एनर्जी निकालनी है उसका जो फॉर्मूला है अपन अभी देखे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी LHS से निकलेगी, फाइनल एनर्जी RHS से निकलेगी। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। EBN इक्वल टू इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। EBN का वैल्यू क्या है 8.03 इक्वल टू इनिशियल एनर्जी अपॉन मास नंबर, नियॉन के लिए कितना 20, ये इधर गया। तो EI का वैल्यू आया 8.03 इंटू 20, 0 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया 80.3 इंटू 2, ये क्या आया 160.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आई किसके लिए, इनिशियल एनर्जी के लिए। ठीक, अब फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट ना, क्वेश्चन आराम से लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब दिख रहा होगा सही, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ आंसर 176 आया। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। ठीक, इधर आया इनिशियल एनर्जी 160.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। EBN इक्वल टू ई फाइनल किसके लिए, हीलियम के लिए, डिवाइडेड बाय ए। EBN का वैल्यू क्या है हीलियम के लिए 7.07 इक्वल टू ई फाइनल हीलियम अपॉन मास नंबर कितना है हीलियम का 4, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो ई फाइनल हीलियम के लिए कितना आया 7 4 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसके बाद EBN, अगला कौन है कार्बन, इक्वल टू ई फाइनल कार्बन डिवाइडेड बाय ए कार्बन। कार्बन के लिए कितना था 7.86 इक्वल टू ई फाइनल कार्बन अपॉन कार्बन के लिए मास नंबर 12, तो इधर गया। तो EFC का वैल्यू क्या आया 7.86 इंटू 12, 7.86 इंटू 12, ये हो गया 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 8 2 16, 1 17 का 7, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 7
8 6 2 3 1, ये हो गया 14 का 4 1, ये हो गया 9, ये वैल्यू आएगी 94.32 94.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे हीलियम के लिए देखो, हीलियम के कितने एटम बने? 2। तो यहाँ टोटल ई फाइनल हीलियम टोटल कितना हो जाता? 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाता? 56.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आरएचएस में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी आरएचएस राइट हैंड साइड में तो क्या लिखोगे? 2 टाइम्स फाइनल हीलियम प्लस एनर्जी फाइनल कार्बन। तो क्या आया? 56.56 प्लस 94.32, दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो गया? 100.32, 150.32, और दोनों को ऐड करो तो 150.88, 150.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया? 150.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आया आरएचएस के लिए। अब जो डेल्टा ई आया उसका वैल्यू क्या? ई आरएचएस माइनस ई एलएचएस। ऐड सही हुआ है ना? ठीक, 100 150, ठीक बराबर। इस साइड भी ठीक हुआ है। क्या आया? 150.88 माइनस 160.6, तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी 9 इसको ये बनाना है ना, ये हो गया 12 51 9.12 9.72 माइनस 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अगर प्लस होता है ये साइन तो एनर्जी क्या होती? रिलीज। माइनस है ये साइन तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। ठीक, तो ये अपना अगला आंसर हो गया भाई। एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी कर देते हैं। पहले इसको लिख लो आराम से, अपन रीड भी कर लेते हैं। इन अ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस अ हाई मास न्यूक्लियाइड A236 विथ बाइंडिंग एनर्जी 7.6, यूरेनियम की बात कर रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन डिसोसिएटेड इनटू मिडिल न्यूक्लियाई A118 having binding energy this। ठीक, द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज। तो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले आपके पास एक न्यूक्लियस था ए, ये ब्रेक हुआ किसमें? 2b में। ए का मास कितना था? 236, बी का मास कितना है? 118 मास नंबर। ठीक, यहाँ पे EBN का वैल्यू था आपके पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे EBN का वैल्यू है 118 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो दोनों साइड अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे ई इनिशियल और ई फाइनल, तो EBN इक्वल टू क्या आया? ई इनिशियल डिवाइडेड बाय ए, क्या आया? 7.6 इक्वल टू इनिशियल एनर्जी बाय 236, ये इस साइड गया, तो इनिशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया? 236 इंटू 7.6। सेकेंड टाइम EBN का वैल्यू क्या आया? ई फाइनल डिवाइडेड बाय ए, तो क्या लिखे? EBN का वैल्यू इस बार कितना था? 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे। ठीक, ए भाई एक सेकंड, EBN का वैल्यू 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ए का वैल्यू क्या था? 118। फोकस खत्म हो गया भाई। 8.6 और फोकस करते हैं। 8.6 इक्वल टू फाइनल अपॉन 118,
8। ठीक, तो ये इधर आया, तो ई फाइनल का वैल्यू क्या आया 8.6 इंटू 118। लेकिन ऐसे कितने एटम बने, 2, तो ई टोटल फाइनल वैल्यू क्या आया 2 टाइम्स ई एफ, वैल्यू क्या आया 2 इंटू 118 इंटू 8.6, ये कितना हो गया 236 इंटू 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप बोले एनर्जी रिलीज के लिए क्या निकालते हो, ई टोटल फाइनल माइनस ई इनिशियल, 236 इंटू 8.6 माइनस 236 इंटू 7.6। 236 हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा 8.6 माइनस 7.6, 236 इंटू ये हो गया 1, यूनिट क्या आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इस बार देख प्लस आया तो एनर्जी इज रिलीज्ड, पिछले बार माइनस आया था तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अगर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस आ रहा है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा यार क्या कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैसे यूज करना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, खत्म, धन्यवाद। ठीक, थोड़ा सा एक दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया के लिए सॉरी गाइस।